प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के ऊपर। मैं कुलदीप सर आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कहता हूं। साउंड का जी हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इतनी दिनों बाद भाई साहब बटन दबाना भूल गया था, है ना। तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए बोलता हूं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भाई साहब भूल जाओगे, और वही बात मेरे साथ भी हो गई। देखो, रिवीजन नहीं किया तो भाई साहब मैंने बटन दबाना भूल गया, है ना। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, हर डेली रिवीजन करना है। मेरा क्लास भलाई कभी ना हो सकता है कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। और बच्चे पूछ रहे कि सर आपको बेटा हुआ या बेटी हुई है। जी नहीं, अभी तो समय है, अगले महीने में हो जाएगा। आपका भाई या बहन जो भी आएगा, भाई साहब मेनी कांग्रेचुलेशन अभी से आप सभी को बोल देता हूं, ठीक है। और दुआ करो कि भाई साहब बेटी हो जाए, है ना जी, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, इस जबरदस्त सेशन को, जहां पर एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा आपको ढूंढना है भाई साहब। ऐसा ढूंढना है जज्बा कि हर कोई दिक्कत अगर आपके सामने आ जाए उसे तोड़ कर आगे बढ़ो, उसे मरोड़ कर आगे बढ़ो। भाई साहब कितनी बड़ी परेशानी कठिनाई क्यों ना आ जाए, उसे क्रॉस कर कर जाना है। और बोल रहा हूं क्या हासिल करना है, बीपीएससी के मुंह से अपनी जॉब को हासिल करना है, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी सेशन को, जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, अगर अपनी सीट अभी भी बुक नहीं किए हो तो 40% का ऑफर चल रहा है, ये लास्ट ऑफर रहेगा, उसके बाद ऑफर सभी बंद हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है और अपनी तैयारी शुरू नहीं की है टीम परीक्षा के साथ, जल्दी से एनरोल कर दीजिए। और उसी के साथ अगर कोई बच्चा जेटीटी माने कि झारखंड टीटी के बारे में एडमिशन करना चाहता है तो उसके ऊपर भी लगभग 50% का ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से इसी भी क्रॉस कर दीजिए, कैप्चर कर दिए भाई साहब, क्योंकि इसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा। फिर कॉल करके बोलते कि सर एक दिन के लिए ऑफर बढ़ा दीजिए, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन करता है। राधे राधे, बहुत बढ़िया, जी हां बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो इनके नाम आपको पता हो ना, इनके नाम मान लीजिए, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। यहां पे दो दो कार्बन एटम दिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा जी आपका, देखिए दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा। C2H6 इसका मतलब क्या है, C के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, माने कि 6 हाइड्रोजन आ गए और 2 कार्बन एटम आ गए। उसके बाद C2H4 की अगर बात करोगे, C डबल बॉन्ड C और यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन। Y यानी अगर आता है तो आपको ध्यान में रखना कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, यहां पे आप बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अल्केन। क्या बोलेंगे जी, अल्केन। जब कभी भी अल्केन आता है, ए यानी ये शब्द आखिरी में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रहेगा, मीथेन रहेगा, इथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा, इस तरह से। और यहां पे आएगा आपका सिंगल बॉन्ड। और वही अगर मैं इथिन की बात करूं, या ठीक है ना, अल्किन की बात करूं, अल्किन की बात करूं, तो यहां पे आ रहा है ई यानी, माने कि यहां पे आएगा आपका डबल बॉन्ड। अब यहां पे आपको यह सोचना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन माने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या बोलेंगे जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। माने कि आप सभी ने आंसर दे दिया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में यह लिख के बताएंगे। चलिए बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर इथाइन, इथेन और इथिन के अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। मैं जो बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन्स माने कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। और उसमें अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो ये रहता है आपका अल्केन्स, है ना, सैचुरेट रहेगा।
अल्केन्स रहेंगे, यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और अल्किन में आपका डबल बॉन्ड होता है। ये आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अल्किन और अल्काइन जो है दोनों भी आते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे अगर बढ़े, आपको ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भाई साहब एग्जाम में छपने वाली बात है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। कैसे होता है? ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अल्केन्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। किससे जी? वो ज्यादा होता है आपका भाई साहब अल्किन और अल्काइन से। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और सभी को समझ में आ गया? ये सभी को समझ में आ गया है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ आप सभी को, ठीक है? ये टिक करके रख दो, नहीं तो कहीं तो भी लिख के रख दो। इसके ऊपर पक्का आने वाले एग्जामिनेशन क्वेश्चन आने वाला, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनका बॉन्ड आपको बता दिया, इनके फार्मूला भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा किसका फार्मूला है जनरल वाला, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में तो बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अल्केन्स की, तो यहां पे आपको फार्मूला दिख रहा है CnH2n+2, है ना? यहां पे +2 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर बढ़े, अल्केन के बाद आता है अल्किन, तो सिंपल आपको क्या करना है? अल्किन के लिए -2 कर दो भाई साहब यहां से, तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बना अल्किन का फार्मूला? CnH2n बना। और भाई साहब -2 करोगे तो क्या बन जाएगा? CnH2n -2 बन जाएगा और ये फार्मूला बन गया आपका अल्काइन का। कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये एक ही फार्मूला याद रखना है और उसमें से 2 माइनस करते लेके जाओ, तो आपको उसके बाद मिलेगा अल्किन का और उसके बाद मिलेगा अल्काइन का। ये क्लियर हो गया है जी? ये क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये कि क्या वो सभी के सभी जो अल्केन्स होते हैं वो सीधे होते? जी नहीं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड माने कि जिसे बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, वो ना बल्कि चेन में बल्कि वो साइकिल में भी होते हैं। इस तरह से, माने कि इस तरह से रहेंगे। ये देखिए, इसको बोलेंगे, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 4 कार्बन एटम है, इसलिए बोला गया वो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटेन। और देखिए क्लोज साइकिल बन रही है, माने कि इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? उसके साथ साथ यहां पे कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम आ गए, तो माने कि भाई साइक्लोपेंटेन आ गया, माने कि आखिरी में AN दिखाई दे रहा है। उसी तरह से यहां पे देखिए कितने हैं जी? 6 कार्बन एटम है, माने कि इसे क्या बोलेंगे हम? हेक्सेन बोलेंगे। और साइकिल माने कि क्लोज लूप में है, इसलिए बोलेंगे हम साइक्लो। तो ये कौन से होते हैं? ये भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये कैसा है जी? आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? माने कि किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, और जल्दी से एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 500 लाइक आपने कंप्लीट कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 500 लाइक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे देखते हैं कि 1000 लाइक होते हैं कि नहीं होते। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे सभी लोग आंसर बता दिए कि यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है जी? सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड कहां पे रहेंगे बताओ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में रहेंगे, माने कि जिसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रहेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गया है? चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? चलिए बताइए
कौन सा इसमें से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आप सभी को मैंने बताया कि जब कभी भी ये वर्ड आया तो आपको आखिरी में ANE ये शब्द ढूंढना है। कौन सा शब्द ढूंढना है? ANE ये शब्द ढूंढना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, माने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और एग्जांपल में से आपको क्या ढूंढना है? ANE ढूंढना है भाई साहब, बस इतना काम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी आंखें अच्छी है और उसको अगर आपको भाई साहब दूर दृष्टि दोष अगर नहीं हुआ है तो भाई साहब आपका आंसर यहां पे ANE दिख रहा है, माने कि आंसर आपका प्रोपेन रहेगा। क्या रहेगा जी? प्रोपेन रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन? अल्कीन के बारे में पूछा गया है, चलिए बताइए इसका आंसर। ENE आया है आखिरी में, माने कि यहां पे क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। कैसे रहेगा जी? डबल बॉन्ड रहेगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए और मैं बता रहा हूं इन्हीं में से एक तो क्वेश्चन आने वाला है, पक्का आने वाला है, ठीक है। अल्केन का फार्मूला हमने देखा था CnH2n+2, इसमें से 2 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका अल्किन मिल जाएगा। और इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइन मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने निकाला था। यहां से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा भाई साहब? आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n आ जाएगा, है ना। अगर अल्काइन के बारे में पूछा गया तो भाई साहब क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका अल्काइन, YNE, आखिरी में Y दिखेगा आपको, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड जिसे हम SA नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SA नोड बोलते हैं। तो भाई साहब ये SA नोड कहां पर होता है? हमारे मानव शरीर के कौन से अंग में होता है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी से आंसर भी देंगे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो मूत्राशय में होता है? भाई साहब आप देखो, जब मैं बताऊंगा इसका आंसर तो आपको हंसी आ जाएगी। मूत्राशय में तो नहीं होता है। स्टमक माने कि अमाशय, हाँ अमाशय में होता है। मस्तिष्क में होता है जी। देखिए क्या यह हार्ट में होता है? दिल, क्या दिल में होता है? धड़धड़ करता है ना दिल हमारा। कैसे करता है? धड़धड़ करता है। वो धड़कन जो है भाई साहब कौन कंट्रोल करता है जी? वो होता है आपका SA नोड, मान की साइनो एट्रियल नोड। और वो मिलेगा आपको दिल में। क्या मिलेगा? दिल में। और दिल की धड़कन जो भाई साहब किसी को देखकर बढ़ जाती है ना, वो उसी की वजह से बढ़ती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसे नोड जो है वो क्या बोलेंगे? हार्ट माने कि हृदय के कौन से चेंबर में होता है या कौन से प्रकोष्ठ में होता है? आप सभी को पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने चेंबर्स होते हैं जी? 4। कितने चेंबर्स होते हैं? 4, है ना। आप सभी को पता है कितने चेंबर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में? ह्यूमन हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, मैंने बताया रहा हूं। ये आपका हार्ट हो गया जो धड़कता है भाई साहब। इसके पता है आप सभी को 4 पार्ट्स होते हैं, बराबर है। ऊपर को हम क्या बोलेंगे? एट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रियम। और नीचे को क्या बोलेंगे? हम वेंट्रिकल बोलते हैं, बराबर है। और ऊपर भाई साहब जो होता है उसे क्या बोलेंगे? हम अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। और आप सभी को बता दूं, ये वाला जो साइड होता है जिसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम बोलते हैं, माने कि दाया अलिंद बोलते हैं। इस दाएं अलिंद में यहां पे होता है आपका SA नोड, यहां पर होता है आपका SA नोड। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ऐसे नोड भाई साहब आपके हृदय के कौन से चैम्बर माने कि प्रकोष्ठ में पाया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा भाई साहब आपका दाया अलिंद। क्या रहेगा? दाया अलिंद। ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए ये आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर सभी लोग करेंगे। हाँ इसका आंसर तो कर दिया, हार्ट, ठीक है। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या बोला जाता है? पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब क्या है? जो आपकी गति बनी होती है ना हृदय की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बनाता है वो बनाता है आपका AC नोड, माने कि साइनो एट्रियल नोड बनाता है, इसलिए उसे हम पेस मेकर बोलेंगे। और गलती से जो हम खाना खाते हैं भाई साहब, अगर हमारा पेस मेकर काम करना बंद कर दे तो उस केस में वहां पे लगाया जाता है बैटरी। आप सभी ने सुना होगा कि किसी के दिल में बैटरी लगा के रखी है भाई साहब। तो बैटरी का मतलब क्या है? बैटरी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है निकल कैडमियम बैटरी होती है। ये भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है।
निकल और कैडमियम से बनी जो बैटरी होती है वो डाली जाती है हमारे दिल में, ताकि हमारा दिल भाई साहब धड़कता रहे और हम जिंदा रहे। पर कब तक, है ना, ये भी तो सवाल आता है कि एक बैटरी डाल दिए सर, आप बताइए कब तक चलेगी? ये चलती है लगभग कितना जी, 3 से 7 सालों तक। कितने? 3 से 7 सालों तक चलता है बैटरी, ये भी आपको याद रखना है। और इसे कंट्रोल करने वाला कौन सा भेजा होता है हमारा? वो भेजा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा एक ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो कि आपकी दिल की धड़कन, उसके बाद आप जो सांस लेते हो उसको कंट्रोल करता है, और उसके बाद आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये जो प्रोसेस होती है ना सभी के सभी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे दिल की धड़कन बंद करनी है और भाई साहब सांस रोककर ऐसे खड़े हो गए, तो क्या दिल की धड़कन बंद हो जाती है? जी नहीं, क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाले हम नहीं होते। कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको जो है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर किसे बोला जाता है? ये पहला सवाल आपका बना। किसे बोला जाता है? निकल कैडमियम की जो बैटरी होती है उसे बोला जाता है। और वो कितने सालों तक चल सकती है? चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फास्ट। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए निकल कैडमियम बैटरी की उम्र कितनी होती है? जी वो होता है 3 से 7 सालों तक। इसका मतलब यह है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर भाई साहब भरी जवानी में आपके दिल में के अंदर बैटरी लगा दी तो बैटरी खत्म होने के बाद आप भी भाई साहब फू हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फू हो जाओगे, क्योंकि बैटरी खत्म तो भाई साहब खत्म, सब खत्म। क्लियर हो गया? हाँ, पर क्या सर डबल ऑपरेशन कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, डबल ऑपरेशन कर सकते हैं, पर ध्यान में रखना है कि डबल ऑपरेशन करते समय कोई भी रिस्क नहीं लेता है। जनरली डॉक्टर बता देता है कि जितना दिन जिंदा रहना है भाई साहब आराम से जियो, शान से जियो और मजे कर लो, क्योंकि अगली बार ऑपरेशन सक्सेस होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बैटरी लगवा दिए तो भाई साहब गए काम से। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी ठलुआ बैठा नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना? नहीं तो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, भाभी जी घर पे है। आपने सीरियल अगर आपने देखी होगी तो वहां पे एक कैरेक्टर है भाई साहब, भूभूति जी, है ना, विभूति जी। उसको वो हमेशा क्या बोलते हैं? नल्ला नल्ला बोलते रहते थे, क्योंकि काम धाम नहीं होता है भाई साहब, इसलिए नल्ला बोल दिए। तो नल्ले मत बनो, ठीक है, काम करो। और काम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो भाई साहब कमेंट और शेयर किया करो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी। नेचुरल पेसमेकर किसे बोला जाता है? ऐसे नोड को बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डू साउंड वेव ट्रेवल फास्टर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर? कहने का मतलब यह है, वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो उस केस में साउंड वेव सबसे फास्ट, माने कि सबसे तेजी से कहां से यात्रा करेगी, कहां से भगेगी? चलिए बताइए सभी लोग। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका सॉलिड, माने कि जिसे हम ठोस चीज बोलते हैं वहां पे। और सभी को आपको ध्यान में रखना है कि वैक्यूम से ध्वनि यात्रा नहीं करती। यात्रा नहीं करती मतलब क्या है? वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि साउंड वेव को ही हम क्या बोलते हैं जी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, या इसे ही बोला जाता है आपका मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब है, इसे बोलेंगे हम यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे बोलेंगे, और यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनको माध्यम की जरूरत होती है। किसकी? माध्यम की जरूरत होती है। और आपको बता दूं, अगर आपको कभी पूछा जाए कि वायु में गति कितनी होती है, वायु में गति कितनी होती है ध्वनि की, तो चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस वायु में गति कितनी होती है ध्वनि की एट 0 डिग्री सेल्सियस? देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। चलिए भाई साहब उत्तर करेंगे सभी लोग और आंसर देंगे। जी बताइए क्या रहेगा? जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आंसर कितना रहेगा जी। जी हां बिल्कुल,
बिल्कुल सभी ने दे दिया है। इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया है 332 मीटर पर सेकंड। इसके यूनिट के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी इकाई के ऊपर। अगर कभी गलती से किलोमीटर पर आवर लिख लिया भाई साहब आपने, तो वो गलत हो जाएगा। कितना है? 332 मीटर पर सेकंड। चलिए एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर टेम्परेचर माने कि तापमान अगर बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ता है, तो सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे क्या ध्वनि की गति क्या होगी? ध्वनि की गति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए समान रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सभी कुछ हो जाएगा, सभी कुछ हो जाएगा, या मोर देन वन अबव। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बताइए। अगर तापमान बढ़ता है भाई साहब, तापमान बढ़ता है, और इसके लिए एक कंडीशन रहेगी कि आपकी डेंसिटी जो है भाई साहब वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। माने कि किसी भी माध्यम की डेंसिटी, माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे जी, घनत्व जो होता है भाई साहब वो कांस्टेंट रहना चाहिए उस केस में। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया। इसका आंसर रहेगा कि बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन जो भाई साहब बीपीएससी में पूछा गया था, बताइए प्रेशर माने कि दाब का असर क्या होता है ध्वनि के ऊपर? यह भी मुझे आप आंसर में बता दोगे। प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए एक कंडीशन कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर अगर भाई साहब बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है, उस टाइम पे अगर तापमान अगर समान है, तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यही ऑप्शन आपके लिए। समान रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी, या सभी कुछ हो जाएगा भाई साहब? बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी फिर भी समान हो जाएगी। बताइए क्या हो जाएगा? तापमान के वजह से बढ़ जाती है, ये आपको समझ में आ गया। प्रेशर के वजह से क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। प्रेशर के वजह से क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रेशर के वजह से ध्वनि की गति समान होती है। समान होती है मतलब कोई असर नहीं होता, ये नहीं बदलती भाई साहब, ये नहीं बदलती। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रेशर का ध्वनि के गति के ऊपर असर नहीं होता है अगर उसमें तापमान अगर आपका कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको आंसर देखकर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यह क्वेश्चन भाई साहब आपके एसएससी में पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, और लगता है कि भाई साहब जेटीटी अगर आप देने वाले हो तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? क्या वो पेट्रोल में रहेगी, क्या वो स्टील में रहेगी, क्या वो नाइट्रोजन में रहेगी, या वो केरोसिन में रहती है? चलिए बताइए। सबसे तेज कहां पे रहेगी जी? बहुत बढ़िया, वो रहेगी आपका आंसर स्टील, जिसे हम इस्पात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब सॉलिड होता है। कैसे होता है जी? सॉलिड होता है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? यहां पे बोला गया है कि कौन सा विद्युत पैरामीटर ऐसा होता है जिसे हम हर्ट्ज में गिनते हैं, जिसे हम हर्ट्ज में गिनते हैं, उसमें नापा जाता है। चलिए बताइए, क्या वो कंडक्टेंस होता है, क्या वो वोल्टेज होता है, पावर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है? चलिए बताइए सभी लोग, और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, है ना? बहुत बढ़िया। और ये बता रहा हूं, ये 500 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे करके ही जाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 80% पेपर यही से उतरेगा जी, है ना? यही से उतरेगा, मुझे लग रहा है, दिल से लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले भाई साहब सभी एग्जामिनेशन से, और सभी लोग आंसर कर दिए। इसका आंसर रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है जी? वो होती है आपकी हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी को मैं 1/सेकंड लिख सकता हूं? क्या मैं इसे सेकंड इनवर्स लिख सकता हूं? जी हां, मैं लिख सकता हूं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, जो आवर्तक काल जिसे बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? और उसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखनी है। कौन सी जी? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, उसका यूनिट क्या है, और पावर का यूनिट क्या है, तो सभी लोग मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है,
हाँ चलिए बताइए, कंडक्टेंस की इकाई कौन बताएगा भाई साहब? ये जिसने बता दिया ना, समझ लेना उसका बीपीएससी में हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी तक बीपीएससी में या यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। माने कि सबसे बड़े चांसेस बनते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बने। तो अब मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कंडक्टेंस माने कि चालकता भाई साहब, ये इसकी इकाई क्या रहेगी? चलिए देखिए सभी लोग क्या बोल रहे हैं। सभी लोग बोल रहे कि सर जूल रहेगा, वैट रहेगा। चलिए सभी लोग बताएंगे भाई साहब, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए कुछ तो बच्चे हैं भाई साहब जिन्होंने बताया इसकी दो इकाई आपको ध्यान, तीन इकाई बन रहा हूं, ठीक है। 1 डिवाइड बाय ओहम, ये पहली इकाई होगी। उसके बाद इसे ही उल्टा लिख दो भाई साहब, इसे लिख दो भाई साहब कुछ इस तरह से, इसे बोलेंगे हम मोह बोलेंगे। और एक इकाई है उसके भाई साहब, इसे बोला जाता है सीमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेन। ये तीनों इकाई आपको ध्यान में रखनी है कंडक्टेंस माने की चालकता की। 1 डिवाइड बाय ओहम, उसे ही मोह लिखा जाता है, इसे मोह बोलते हैं, और इसे बोला जाता है सीमेन बोला जाता है। और बहुत सारे बच्चों ने जो है सही उत्तर दिया है, मौके पे चौका मारा है भाई साहब। आप सबों ने कांग्रेचुलेशन आप सभी का। वोल्टेज का बोलूंगा तो भाई साहब इसका वोल्ट रहेगा, है ना। और पावर को बोलूंगा तो भाई साहब पावर की इकाई क्या रहेगी जी? ये रहेगी आपकी वैट। किसकी रहेगी? वैट। चले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इसी में से जोड़ देता हूं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि किलो वैट आवर ये किसकी इकाई है? किलो वैट आवर ये किसकी इकाई है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे ये किसकी इकाई है जी? बताओ। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ऐसा ना होना चाहिए कि भाई साहब आगे का याद कर रहा हो और पीछे का जो है वो गुल होते जा रहा है ना। इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की फॉर द सक्सेस जी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, इसकी किलो वैट आवर ये किसकी इकाई रहेगी? किलो वैट आवर ये किसकी इकाई रहेगी? ये इकाई रहेगी आपकी भाई साहब ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और यही क्या होता है? 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू कितना होता है जी? 1 यूनिट होता है। बिजली का बिल आपने देखा होगा ना, तो बिजली के बिल में जो यूनिट जलते हैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, वो यूनिट मतलब क्या होता है? 1 किलो वैट आवर होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। एनर्जी मीटर, जी हाँ बिल्कुल, एनर्जी मीटर जिसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहेगा जी इसका उत्तर? बताइए। जोड़ियां लगाना है, मैच द बेयर करना है। आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। विद्युत आवेश माने कि जिसे बोलेंगे हम चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। यह आपका वोल्टेज हो गया है, वोल्टेज हो गया है। विद्युत प्रतिरोध माने कि ये रेजिस्टेंस हो गया है। शक्ति माने कि अभी अभी देखा पावर हो गया है। ऊर्जा और कार्य माने कि ये हो गया आपका एनर्जी। और वर्क के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बताइए इन सभी के आंसर क्या रहेंगे? जोड़ियां लगाओ भाई साहब जल्दी से। बहुत बढ़िया। इंग्लिश में कर दिया जी। चार्ज, वोल्टेज, ये रहेगा आपका विद्युत प्रतिरोध माने कि रेजिस्टेंस जिसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ये पावर और ये आपका एनर्जी और वर्क आ गया यहाँ पे। तो सभी को पता है विद्युत आवेश का क्या होता है? आपका कूलम होता है। तो एक का डी, यानी कि ये दो कैंसिल हो गए। दूसरा क्या दिखता है? विद्युत विभव माने कि वोल्टेज का रहेगा, वोल्ट रहेगा भाई साहब। सेकंड का ए, ये देखो आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट रहने वाला है। ये आपका आंसर हो गया जी, ऑप्शन नंबर ए। और सभी ने कर दिया है जी, सभी ने कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए, इसे भी सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। यहां पे बोला गया है एक वेव है, एक तरंग है, जिसकी वेवलेंथ माने की जो तरंग दैर्घ्य होता है भाई साहब वो 2 मीटर इतनी है। कितनी है? 2 मीटर इतनी है। और उसकी गति आपको दिया गया 340 मीटर पर सेकंड दिया है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी की माने की आवृत्ति क्या रहेगी ये पूछा गया है। आप सभी को फार्मूला ये याद रखना है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा का मतलब क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा हो जाएगा। इसे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा माने कि ये आपका तरंग दैर्घ्य हो गया, या आपकी आवृत्ति हो गई, और ये आपकी गति हो गई। आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर आप निकाल रहे हो तो यहां से फार्मूला आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी माने कि आवृत्ति d इज इक्वल टू गति, और जो लैम्बडा है जो क्या बोलेंगे तरंग दैर्घ्य है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल, इसे सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्या बात है, सभी ने सॉल्व भी कर दिया भाई साहब।
340 डिवाइड में कितना हो जाएगा जी भाई साहब 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 170 क्या 170 क्या हर्ट्ज 170 आपका हर्ट्ज। ये आपका उत्तर है, यह आपका उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं आप सभी को पूछता हूं। जो रेनबो होता है जो रेनबो होता है, रेनबो में कितने रंग होते हैं जी? रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं, VIBGYOR। तो चलिए मुझे बताएंगे इस सभी कलर में से सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? इसका आंसर मुझे चाहिए। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? इसका आंसर मुझे चाहिए। उसके तरह से सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? इसका भी आंसर मुझे सभी लोग बता देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग? चलिए मुझे बताएंगे सबसे पहले कि सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? सबसे ज्यादा गति किसकी होती है बताइए। क्या वो वॉयलेट कलर की होती है, रेड की होती है, येलो ग्रीन किसकी होती है? चलिए बताइए। सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसे बोलूंगा मैं जी। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। इसका उत्तर रहेगा आपका वॉयलेट कलर। कौन रहेगा जी? वॉयलेट कलर रहेगा, माने कि जामुनी रंग रहेगा। और इसी की सबसे ज्यादा आवृत्ति भी होती है। वॉयलेट की सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। इसका मतलब क्या? इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगी। क्या रहेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा। क्योंकि आप सभी को मैंने एक इक्वेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा है, आइंस्टाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा था, एनर्जी का इक्वेशन। इसे था E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। और ये न्यू माने क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। ये क्लियर हो गया सभी को? आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा ज्यादा। पर अगर तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो इसमें सबसे कम किसकी होती है? रेड कलर की होती है। किसकी होती है जी? रेड कलर की होती है। यह आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया इसका, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे। हाँ देखिए, इसके बारे में जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया था। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। और कंफ्यूज नहीं होना है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि भाई साहब जब कभी भी आप इन 3 शब्दों को ध्यान में रखना है। एक एयनी को ध्यान में रखना है, एक ईयनी को ध्यान में रखना है, और एक वायनी को ध्यान में रखना है। एयनी का मतलब क्या होता है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? फिर से बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड। इसमें रहेगा आपके भाई साहब डबल बॉन्ड रहेगा, और इसमें रहेगा आपका भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसे हमने बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना? और इन दोनों को हमने क्या बोला था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन ये कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है भाई साहब? उसके नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे? अल्केन बोला गया है भाई साहब। क्या बोला गया है? अल्केन बोला गया है। तो भाई साहब ढूंढना नहीं है इधर उधर, बस मार दो, मार दो, है ना? ये शब्द इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि इसे ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अल्केन यहां पे लिखा है तो क्या रहने वाला है भाई साहब? अल्केन ही रहेगा। क्या रहेगा? अल्केन रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जी। केचुए आप सभी को पता है, अभी बरसात का मौसम शुरू है और जगह जगह पे आपको केचुए निकलते हुए दिख रहे होंगे, है ना? केचुए निकल रहे हैं। और आप सभी को पता है कि भाई साहब केचुए की स्किन जो है बड़ी नाजुक सी होती है। उसको हाथ भी लगाओ तो ऐसे लग जाएगी भाई कि फट जाएगी, टूट जाएगी, है ना? तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और सभी लोग लाइक भी कर देंगे भाई साहब। 772 लाइक आपने कर दिए, बस कुछ और लाइक बाकी है भाई साहब। जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि हमारे 1000 लाइक भी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। अर्थवर्म माने कि केचुए सांस कहां से लेते हैं जी? ये सांस लेते भाई साहब अपनी चमड़ी से, माने की त्वचा से। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कितनी बड़ी सहूलियत दे दिया इन सभी को कि भाई साहब कहां से सांस लेते हैं? स्किन से सांस लेते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, मुझे बताइए, जो मधुमक्खी होती है ना? मधुमक्खी वो कहां से सांस लेते हैं? कहां से सांस लेती है? आप सभी को पता है जो छेदी सिंह है, कौन सा मूवी था वो? सलमान खान वाला, दबंग।
वहां पे उन्होंने बोला था ना कि छेदी आप में इतने छेद कर देंगे भाई साहब कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और समझ में आ गया ना। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इतने सारे छेद नहीं हमारे शरीर में, पर मधुमक्खी कहां से सांस लेती है जी? वो लेती है आपकी स्पिराकल से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पिराकल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अर्थवर्म कहां से सांस लेता है जी? वो लेता है आपकी त्वचा से, त्वचा से लेता है। और एम्फीबियन माने कि उभयचर की अगर बात करूं तो उभयचर कहां से सांस लेते हैं भाई साहब? ये सांस लेते हैं आपके लंग्स माने कि फेफड़े से, और स्किन माने कि त्वचा, दोनों से भी सांस लेते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है भाई साहब? अभद्र शब्द मत इस्तेमाल किया करो, मैं बोलता नहीं हो ठीक है जी, ये समझ में आ गया है। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, ये कि बताइए कि जो केचुआ होता है भाई साहब, उसके खून का रंग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है कि जो अर्थवर्म का ब्लड होता है भाई साहब, रेड कलर का होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, अर्थवर्म माने कि केचुआ, इसका खून का रंग कौन सा होता है? खून का रंग होता है भाई साहब, खून भरी मांग जिसे बोलते हैं, वो होता है लाल रंग का। कौन से रंग की? लाल रंग का होता है। और सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि अगर भाई साहब केचुओं का रंग जो है खून का अगर लाल है तो उसमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? अरे भाई साहब यहां पे भी दिख गया, कहां गया? हाँ चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे कि केचुओं में जो लाल रंग का खून पाया जाता है वो किसके वजह से पाया जाता है? डांस करा रहे हो भाई साहब? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। और दे दिया आंसर सभी ने, है ना। इसका आंसर रहेगा आपका हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है जी? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका काम कौन सा है? इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को ले जा सके, इसको ऑक्सीजन को ले जा सके। और साथ में आपको इतना भी याद है रहना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल लेके जाता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, ये जो केचुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ब्लड में कहां मिलता है? वो कहां पे मिलेगा जी? वो मिलेगा आपको, कहा गया यहां पे लिखा नहीं, आपको ध्यान में रखना है। वो प्लाज्मा में मिलता है। किसमें मिलता है? प्लाज्मा में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। केचुओं के अंदर। किनके अंदर? केचुओं के अंदर। पर अगर मैं बात करूं इंसान की, इंसान में जो हीमोग्लोबिन होता है भाई साहब, हीमोग्लोबिन होता है वो कहां पर पाया जाता है? चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। केचुओं में वो प्लाज्मा के अंदर मिलता है, बराबर है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है भाई साहब वो कहां पे पाया जाता है जी? वो पाया जाता है आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। यह आप सभी को पता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके ऑक्टोपस बाबा। ये कौन है जी? ऑक्टोपस बाबा। आप सभी को पता होगा ऑक्टोपस बाबा के बारे में, है ना। ये तो अभी दुनिया में नहीं रहे, पर इनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जो ऑक्टोपस होता है वो एनिमल किंगडम में आता है। किस में आता है? एनिमल किंगडम, माने कि जिसे हम किंगडम बोलते हैं, जिसे जंतु जगत बोलते हैं, वहां पे आता है। वहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है मोलुस्का। इसका नाम क्या है? मोलुस्का नाम का ग्रुप है भाई साहब। ये वहां पे आता है आपका ऑक्टोपस। और आपको बता दूं ऑक्टोपस का जो खून होता है भाई साहब, जो खून होता है वो ब्लू कलर का होता है भाई साहब। कौन से रंग का होता है जी? वो नीले रंग का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नीले रंग का क्यों रहेगा? अगर हमारा खून लाल रंग का है तो क्यों है? क्योंकि उसमें आयरन के तत्व पाए जाते हैं। कौन से? लाल रंग के खून में। अगर इनमें नीले रंग का खून पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें कॉपर के तत्व होते हैं, माने कि तांबा ये तत्व होता है, ये एलिमेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के वजह से जो ऑक्टोपस का खून होता है ना, इसे हीमोसाइनिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? हीमोसाइनिन बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए कितनी सारे बातें कवर कर रहे हैं भाई साहब, कितनी सारे बातें, ठीक है। एक क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन के बराबर पढ़ रहे हैं। माने कि मैं डेली के अगर 50 भी क्वेश्चन लेता हूं ना तो भाई साहब, तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो रहे। यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग माने कि हम जो सांस लेते हैं उनमें कौन से मांसपेशियों का समावेश होता है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। यहां पे मांसपेशियों के बारे में पूछा गया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे। यहां पे मांसपेशियां पूछी गई है तो कौन से रहेंगे। मुझे पता है यहां पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डाला है। मसल्स कौन सी होती है जी? जी बिल्कुल, आप सभी को बता दूं हम सांस कैसे लेते। देखिए सभी लोग यहां पे देखेंगे, ये देखिए ये पीपनी दिख रही है आपको। देखिए ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे का बलून खींच रहा है। बलून नहीं बोलूंगा, जो त्वचा है वो नीचे खींच रहा है, उससे जो अंदर के बलून जो फूल रहे और कैसे हो रहे, कम हो रहे, है ना। तो इसी तरह से हमारे लंग्स भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हमारे छाती में एक पर्दा होता है भाई साहब, जो क्या करता है, लंग्स को फुलाता है और कॉम्प्रेस करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ये। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्दा है भाई साहब वो ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे बोला जाता है डायफ्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायफ्राम बोला जाता है। और यही क्या करता है, आपके फेफड़े ऊपर और नीचे माने कि उसे कॉम्प्रेस करेगा और छोड़ेगा, कॉम्प्रेस करेगा और छोड़ेगा, और उसी की वजह से आप नाक से सांस ले पा रहे हो। कोई आपने देखा होगा कि किसी को भाई साहब छाती में या पेट में अचानक से गिर गया, अंदरूनी मार लग जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है। कभी कभी क्या होता है, मजाक में आपने खेला होगा बचपन में, किसी ने जोर से रख दी ना ऐसे, तो पेट में मार दिया, ऐसे करने लगोगे, सांस नहीं ले पाओगे। पता है किसके वजह से? क्योंकि उस टाइम पे इस डायफ्राम को अगर भाई साहब गलती से लग गया तो डायफ्राम का फ्रीक्वेंसी जो होता है बदल जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है और उसके वजह से भाई साहब वो मर भी सकता है, ये ध्यान में रखो। माने कि ये मसल्स है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? डायफ्राम रहेगा। क्या रहेगा? डायफ्राम। सभी लोग खुद को करेक्ट कर लेंगे। और किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मान लो पीठ के पीछे मार दिया जोर से, या कहीं से पेट के ऊपर यहां पे छाती के जस्ट नीचे मार दिया, तो आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसी कंडीशन हो रही है भाई साहब कि अटैक आ जाए। बचपन में आपके साथ किसी के साथ तो भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। क्योंकि गांव से आते थे भाई साहब तो बहुत मस्तियां करते थे, एक दूसरे को बहुत मारते थे, और ऐसा बहुत बार हुआ है ना। आपके साथ भी हुआ होगा। देखो यहाँ पे अभी भी जो है गुलाबी हाथ दिख रहे, इसका मतलब क्या, उन बच्चों के साथ पीले भी हाथ दिख रहे जी, हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ये आपको समझ में आ गया डायफ्राम के बारे में। चलिए बताइए, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। हाँ, आंसर करेंगे कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो भाई साहब आदान प्रदान होता है, ये कहां पर होता है, मुझे इसका आंसर चाहिए। हमारे फेफड़ों के अंदर कहां पे होता है, इसका मुझे आंसर चाहिए। और उसमें कौन सी विधि या प्रोसेस होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताएं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है भाई साहब, फुटबॉल लगने से सर मेरी सांस रुक गई थी। जी हाँ, हमने तो वो क्रिकेट के बॉल से खेलते थे ना, बॉलिंग की बॉल खेलते थे, बॉलिंग डाला भाई साहब, एक आध बार बॉल झुक गया तो भाई साहब कहीं भी लिख सकता है, आप समझ सकते हो। एक बार पेट पर लग गया तो भाई साहब बस ऐसे ही गिर गए थे, है ना, सांस ही नहीं लिया जाता था। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहां पे होता है, इसका आंसर जी बहुत बढ़िया, यहां पे इसका आंसर लिखा है। ये देखिए, ये जिसे हम वायु कोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्वोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्वियोली बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि वायु कोश होते हैं। वायु कोश में आदान प्रदान होता है। और कौन से विधि माने कि कौन से प्रोसेस से होता है, चलिए बताइए, कौन सी विधि या कौन से प्रोसेस से होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। ये मुझे चाहिए, नहीं तो बोग्यांगो नाराज हो जाएगा। चलिए बताइए, मिस्टर इंडिया देखी होगी ना आपने, है ना जी, बहुत बढ़िया। ये क्या रहेगा भाई साहब, बताओ, ये कौन सी प्रोसेस होती है? वहां पे होता है भाई साहब विसरण माने कि जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और सभी लोग को पता है कि डिफ्यूजन में भाई साहब कोई भी ऊर्जा नहीं लगती, कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहां पे जी? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है? स्वैच्छिक कार्य मतलब वॉलेंटरी एक्शन जिसे बोलेंगे, वॉलेंटरी। मान कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं सांस रोक सकता हूं, मैं हाथ हिला सकता हूं, मैं आंखें बंद चालू कर सकता हूं, मैं कान हिला सकता हूं। मैं कान हिला सकता हूं क्या? देखो मेरा माथा हिलता है, देख रहे हो? देखो मैं माथा हिला सकता हूं, माने कि वो वॉलंटरी है। आप खुद का भी माथा हिला कर देखिए तो इससे टेंशन कम होता है। सर के ऊपर जो टेंशन है भाई साहब वो कम हो जाएगा आपका। माथा हिला के देखना, कभी कान हिलाने की कोशिश करना, क्या होता है कि नहीं होता है देख लियो जी। बोलता है स्वैच्छिक क्या होता है जी? किसी ने आंसर किया है यहां पे? भाई साहब स्वैच्छिक बोला गया है, वॉलेंटरी बोला गया है। क्या आप दिल की धड़कनें रोक सकते हो? मैंने प्रण ले लिया कि मेरी आज से दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। किसी भी लड़की के लिए, किसी भी लड़के के लिए मेरी दिल की धड़कनें नहीं बंद होगी, यानी कि नहीं धड़केगी। क्या ऐसा कभी कर सकते हो भाई साहब? नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो। माने कि ये वॉलेंटरी नहीं, इनवॉलेंटरी हो गई है। यूरिन फॉर्मेशन भाई साहब बहुत जोर से लगी है, भगते हो कि नहीं भगते हो? भगते हो माने कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन माने कि यहाँ पे श्वसन की बात हो रही है ना, बल्कि ब्रीथिंग की। सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रीथिंग अगर सोच रहे हो तो भाई साहब आपका गलत हो जाएगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें भाई साहब ग्लूकोज का डाइजेशन किया जाता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया जाता है और ऊर्जा निकलती है। ये कहां पे होती है भाई साहब? आपके कोशिका के अंदर होती है। और कौन करता है भाई साहब? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये भी आपको पता है ना। तो उस रेस्पिरेशन की बात करें, ये तीनों भी प्रोसेस अपने ध्यान में है, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यह आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं। अगर ब्रीथिंग वहां पे ऑप्शन होता था तो हां, ब्रीथिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। सांस रोक दिया तो हो गया ब्रीथिंग कंट्रोल। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सभी कुछ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कोई कंट्रोल में नहीं है। ये आप सभी को पता है, जिसको कि वॉलेंटरी माने कि स्वैच्छिक इच्छाएं बोलते हैं, और इनवॉलेंटरी मसल्स माने कि अनैच्छिक इच्छाएं या मांसपेशियां बोलेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे हार्ट में, हमारे पेट में, हमारे किडनी में, हमारे लंग्स में, माने कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, माने कि शरीर के अंदर जो भी अंग है, उन सभी में लगभग क्या होते हैं? इनवॉलेंटरी मसल माने कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो बाहरी कंट्रोल करते हैं, माने कि जिम मार दिया भाई साहब, बाइसेप निकल गए, इस तरह से बाइसेप दिखाते हो ना, वो क्या है? आपकी वॉलेंटरी मसल है। उसके बाद एब्डोमिनल के मसल, वो मैन विल बी मेन, मेन विल बी मेन वाली आपने ऐड लिखी होगी। वो कुछ लोग जो है ऐसे खड़े रहते हैं अपने इसमें क्या बोलेंगे, लिफ्ट में खड़े रहते हैं, उनके पेट भाई साहब ऐसे फूले हुए थे। जैसे ही एक सुंदर महिला एंट्री करते हैं, ऐसे पेट अंदर ले लेते हैं। माने कि पेट की मसल्स क्या है? वो भी आपकी स्वैच्छिक माने कि वॉलेंटरी मसल्स होती है ना, माने कि कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? इसे हम बोलेंगे भाई साहब कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा गया है, फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा गया। तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। यहां पे पूछा गया आपको किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। दूसरा आप लोग मुझे लंग्स के बारे में बोल दोगे। उसके बाद थर्ड आता है भाई साहब जो हमारा ब्रेन होता है, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, ये भी सभी लोग बातें मुझे बता देंगे। चलिए बताइए किडनी की क्या रहती है जी? नेफ्रॉन्स होती है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए लंग्स की क्या होती है? लंग्स की क्या होती है जी? लंग्स की होती है भाई साहब आपकी अल्वेओली होता है। क्या होता है? अल्वेओली होता है। और ब्रेन की क्या रहेगी? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी ऐसी सेल्स होती है जिसे हम उसका फंक्शनल यूनिट बोलेंगे या कार्यात्मक इकाई बोलेंगे जी? वो रहेगा आपका न्यूरॉन। क्या रहेगा जी? न्यूरॉन। और आपको बता दूं ये न्यूरॉन हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये आपको याद रखना है। और साथ में अब मुझे बताओ कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है,
उसका मुझे आंसर चाहिए। मैं अगर आपको पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं क्या कहता है हमारा बाजीराव सिंघम। चलिए बताइए किसमें कितना है दम, बताओ कौन है बाजीराव सिंघम, कौन है जी? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है। सभी लोग भाई साहब सिंघम बन गए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है भाई साहब आपके शुक्राणु। कौन होते हैं? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी ओवम, जिसे बोलते हैं हम एग बोलते हैं या अंडे बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते चलिए, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। डायलिसिस नाम की एक विधि होती है, एक प्रोसेस होती है, वो भाई साहब कौन से प्रोसेस से रिलेटेड होती है? चलिए बताइए। इसमें एक ई ऑप्शन देता हूं आपको, मोर देन वन ऑफ अबाउ। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। एक से अधिक, एक से अधिक, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए बताइए, डायलिसिस नाम की विधि जो है वो कौन से इसमें होती है? चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है जी। इसका आंसर रहेगा भाई साहब आपका एक्सक्रीशन माने कि उत्सर्जन। एक्सक्रीशन माने कि उत्सर्जन होता है। और ये भाई साहब डायलिसिस माने क्या होता है? जो दूषित घटक होते हैं, जो दूषित घटक होते हैं जिसे हम एक्सक्रीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा बोलते हैं। उसे शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, माने कि ये काम होता है आपका किसका जी? ये काम होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और इसमें इन्वॉल्व कौन सा ऑर्गन होता है, कौन सा अंग होता है? तो वो होता है आपका किडनी। कौन होता है जी? किडनी होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ये आप यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जी हां, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए। हाँ चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, है ना? बताइए, विच हार्मोन रेगुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी? यहां पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे गुर्दे में पानी को फिर से अवशोषित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए बताइए, और इसे कौन रिलीज करता है ये भी बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एड्रिनल हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था। इसका आंसर जो है आपका ये रहेगा, जिसे हम एडीएच हार्मोन बोलते हैं। एडीएच हार्मोन आप सभी को पता है। एडीएच हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज होता है, ये आपको पहली बात तो ध्यान में रखना है। ये देखिए यहां पे ब्रेन के नीचे में यहां पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, यहां पे छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये नीला वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये क्या है? आपका हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है। और यही हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच नाम का हार्मोन बनाता है, माने कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन माने कि यूरिन नहीं बनने देना या यूरिन बनाना। ठीक है, और ये बाद में स्टोर होता है कहां पे जी? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि में, माने कि जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि बोलेंगे। ये पीयूष ग्रंथि में ये बनाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करेगा। और जब कभी भी आपको लगेगा कि आपके शरीर में यूरिन ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो उसके अनुसार ये जो एडीएच हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा किडनी के ऊपर छोड़ा जाता है। फिर यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है कौन सा जी? ये जो आपकी नेफ्रॉन्स होती है, अभी हमने देखा कि जो नेफ्रॉन्स होती है वो नेफ्रॉन्स को भाई साहब कॉम्प्रेस करने का काम करती है, उसे दबाने का काम करती है। इसीलिए ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हमने एडीएच बोला था, इस एडीएच को क्या बोला जाता है? वासोप्रेसिन बोला जाता है। प्रेस कर रहे भाई साहब, प्रेस करे, दबा रहे। क्यों दबा रहे? ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन और उसका ब्लड प्रेशर जो है हम मेंटेन कर पाए। क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए। और इसीलिए एडीएच को क्या बोला जाता है? वासोप्रेसिन बोला जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडीएच इज ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन। क्या बोलेंगे उसे? वासोप्रेसिन। और जब भाई साहब ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, दबाओ
तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां पे जी। बिल्कुल, अभी कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आपका हिंदी का सेशन होने वाला है और 1000 लाइक के बाद कुछ ही बाकी है, कुछ ही पल पीछे है। तो सभी लोग बच्चे जो है, एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में अगर कोई बीपीएससी, अपनी यूपी टेट, सुपर टेट, जेटेट की किसी की भी तैयारी कर रहा होगा तो भाई साहब उसे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये रहा आपके लिए एकदम आसान सा सवाल, इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे। बताइए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी कोशिका किसका इस्तेमाल करते हैं? और मुझे लगता है कि ये भाई साहब आपके लिए पप्पी वाला क्वेश्चन है। कैसे वाला क्वेश्चन है? पप्पी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलने वाला है? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा उत्तर इसका? क्या रहेगा? सभी लोगों ने आंसर दे दिया है जी, वो रहेगा आपका ग्लूकोज। क्या रहेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है जी? वो है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, ये उसका फार्मूला होता है। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की बात करूंगा तो हमारे शरीर में 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 20 प्रकार के हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए जी? प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विटामिन जिसका नाम है प्रोटीन। आप सभी को पता होगा, जो भाई साहब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम में जाते हैं, वो एग, मांस और प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन को ही हम बॉडी बिल्डिंग विटामिन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फैटी एसिड की बात करूंगा तो फैटी एसिड जो है, फैट आ गया इसमें, मान की वसा आ गया, तो वसा से बनेगा आपका फैटी एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आप सभी के लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक बात, जितने भी बच्चे लाइव है उन सभी को एक मैं बताना चाहूंगा कि मैं वाईटी के ऊपर इस सेशन के अलावा कुछ जेनरिक वीडियो भी बना के डालने वाला हूं, कंसेप्चुअल बेस। ठीक है, वो रिकॉर्डेड रहेंगे, ये बता रहा हूं, वो लाइव नहीं होने वाले अपने, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालने वाला हूं। तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि किसी टॉपिक में उसे डिफिकल्ट जा रही है, कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, अभी नहीं। ठीक है, जैसे ही सेशन हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको अलग से डाल दूंगा। क्योंकि हमने टारगेट रखा है कौन सा जी? हमें टॉप 100 में आना है। कहां पे आना है? टॉप 100 में आना है। अब इस बार सिलेक्शन नहीं, हमें रैंक लानी है। क्या लानी है? रैंक लानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी के लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं यहाँ पे, सभी लोग मुझे बताएंगे कि फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमें प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट माने की जिसे बोलेंगे हम ग्लूकोज, इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। इन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसी के साथ अगर कोई बच्चा टॉपिक को ढूंढना चाहेगा, वो जेनरिक वीडियो की जो लिंक है मैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा। साइंस बाय टीपी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको वो वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। कल फिर से मिलेंगे इसी तड़पदार और शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ। और भाई साहब पढ़ाई करके आना है, क्योंकि कल पहले क्या होगी? रिविजन होने वाली। ठीक है जी, कल मिलते हैं ठीक 2 बजे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।